हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम मिडल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पहला लेक्चर। स्टूडेंट्स, जिसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको डिलीवर कर दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसे वन क्लिक पे डाउनलोड कर सकते हैं और खास बात यह कि इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे कंटिन्यू वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी पैरेलल पढ़ाई नोट्स के साथ कर सकें। और स्टूडेंट्स, यदि आपको लगता है कि यदि आप हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, हमारा वर्क आपको अच्छा लग रहा है, तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम चलिए पहले जान लेते हैं कि लेक्चर शेड्यूल हमारा क्या रहेगा, हम किस तरह से इसको पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम बेसिक टॉपिक्स को स्कोर करने वाले हैं, जिसमें डेफिनेशंस बेसिकली होंगी और छोटी छोटी कंसेप्ट्स होंगी। लेक्चर 2 में हम 2 डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल्स को भी साथ में करेंगे। लेक्चर 3 में हम 4 मेन टॉपिक्स को स्कोर करेंगे और सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे उसमें। लेक्चर 4 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्कोर कर लेंगे और 5वां जो लेक्चर हमारा होगा वो डिस्कशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, कई बार छूट जाते हैं, उनको हमने इसमें यहाँ शामिल किया है, उसको हम साथ में पढ़ेंगे। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर फर्स्ट में हमारी जो बेसिक है मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हमें फ्लूइड्स की डेफिनेशन को देखना होगा। आइडियल फ्लूइड्स की डेफिनेशन हम देखेंगे, फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम को देखेंगे, थ्रस्ट और प्रेशर को देखेंगे। जनरली कंसेप्ट में ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि थ्रस्ट और प्रेशर में अंतर क्या है, इसको हम सबसे पहले देख पाएंगे। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, इनका क्या यूज है, इससे हम सब तरह से देख पाएंगे इसको। सो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पहला पार्ट, व्हाट इज फ्लूइड्स। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स वो चीज़ें होती हैं, फ्लूइड्स की जनरली कंसेप्ट होती है कि फ्लूइड है ना, फ्लूइड जो बह रहा है, जैसे एयर है वो ब्लो करती है, कोई लिक्विड है वो भी फ्लो करता है, तो जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड है। सो गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड्स। गैसेस और लिक्विड, जितने भी सब लिक्विड है और सारी गैसेस है वो इजीली ब्लो करती हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि दे आर फ्लूइड्स। सिंपल सी बात है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बात ये कहूँ कि दे डू नॉट हैव डिफरेंट शेप। इन दोनों का शेप कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और इनका डेफिनेट शेप न होने के कारण ये जो है इजीली फ्लो कर सकते हैं। अब इसके अंदर मेन डिफरेंस ये होता है कि गैसेस जो होती है वो कॉम्प्रेसिबल होती है, जिनको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम नॉन कॉम्प्रेसिबल होते हैं। यहाँ पे देखिए, अब गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, नॉन कॉम्प्रेसिबल, वेयर एज लिक्विड्स आर नॉट कॉम्प्रेसिबल। और सबसे एक और पॉइंट अपन स्ट्रॉन्ग दें कि इनमें रिजिडिटी मॉड्यूलस जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, क्योंकि यदि हम इन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये उसका अपोज नहीं कर पाते हैं और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो उसी ओर फ्लो होने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स एंड दे डू नॉट हैव रिजिडिटी मॉड्यूलस, क्योंकि रिजिडिटी मॉड्यूलस की एब्सेंस में वे क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, इनका साइज डेफिनेट नहीं होता है। जिस वेसल में इनको रखते हैं वो उसी का वॉल्यूम और उसके शेप को ले लेते हैं। साथ में बात यह है कि गैसेस जो होती है वो कॉम्प्रेसिबल होती हैं फ्लूइड होने के साथ साथ, जबकि वॉल्यूम जो वाटर या कोई दूसरे लिक्विड्स होते हैं वो फ्लूइड्स होने के साथ साथ कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है फ्लूइड की, कि फ्लूइड को इतना आप जान लें कि जो बह सकता है वो फ्लूइड होता है, और यहाँ मैंने लिख दिया गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड्स। अब आइडियल फ्लूइड्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो आइडियल फ्लूइड्स जैसे आपने पहले भी देखा है कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में कि आइडियल गैसेस होती हैं। आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो बॉयल्स और चार्ल्स को फॉलो करती है, वैसे कुछ रूल्स को जो फॉलो करे वो आइडियल फ्लूइड होगा। तो आइडियल फ्लूइड्स को हम कैसे माने, तो हम 3 बातें याद रख लें यहाँ पर, वॉल्यूम, डेंसिटी और मास। ये 3 चीज़ें, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, यदि उनके कांस्टेंट है तो वो आइडियल फ्लूइड्स होंगे। तो जो फ्लूइड्स जिनके लिए वॉल्यूम, डेंसिटी और मास कांस्टेंट होंगे वो हमारे लिए आइडियल फ्लूइड्स होंगे। सो आइडियल फ्लूइड्स कहीं नेचर में अवेलेबल नहीं है, ये कंसेप्ट है, एक इमेजिनेशन है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्या होता है, इक्विलिब्रियम वर्ड मैं बार बार डेरिवेशन में यूज़ करूँगा कि फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है यहाँ पर फ्लूइड में। मान लीजिए किसी वेसल में एक फ्लूइड को रखा हुआ है, देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ये फ्लूइड जो है उस वेसल की वॉल पर जो है, इसकी वॉल पर वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। तो ये बात हमको बताना है कि राइट एंगल पे यदि फोर्स अप्लाई होता है फ्लूइड के द्वारा किसी सरफेस पे, तो वो आपका फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होता है। सो स्टूडेंट्स, फ्लूइड इक्विलिब्रियम के लिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए इस वेसल में कोई फ्लूइड रखा हुआ है। अब ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्लूइड वेसल में रखा हुआ है वो उस वेसल की सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री फोर्स अप्लाई करता है।
90 डिग्री अप्लाई करता है, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि वो 90 डिग्री अप्लाई नहीं करता, किसी एंगुलर डायरेक्शन में करता है। तो मान लीजिए ये हमारी सरफेस PQ है जिस पर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड, और वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन मैंने इस तरीके से बता दिया आपको, A to B। आप यहाँ देखें A to B मैंने डायरेक्शन को बताया कि वो इस तरीके से डायरेक्शन बता थीटा एंगल बनाते हुए इस सरफेस पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब वो एंगुलर डायरेक्शन में कर रहा है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट F cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और F sin थीटा जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन में होने के कारण आप देख रहे हैं कि दोनों डायरेक्शन में हमें दो कंपोनेंट मिल रहे हैं। अब यदि हम ऐसा सोचें कि ये F cos थीटा जो है ये वर्किंग में है, सोच लें आप कि F cos थीटा वर्किंग में है, F cos थीटा वर्किंग है, तो फ्लूइड के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो जाएगा क्योंकि F cos थीटा की डायरेक्शन जो है टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल होने के कारण यदि हम सोचें कि F cos थीटा वर्क कर रहा है तो फिर वो टेंजेंशियल फोर्स के कारण लिक्विड ने फ्लो करना चाहिए, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि वो वेसल में कांस्टेंट स्टेट में है, वो वैसा का वैसे रुका हुआ है, वहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, फ्लो हो नहीं पा रहा है, इसलिए इसका मतलब F cos थीटा वर्क नहीं कर रहा है। यदि F cos थीटा वर्क नहीं कर रहा है तो F cos थीटा इक्वल टू 0, वर्क नहीं कर रहा है ऑब्वियसली 0। अब हम यदि cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो cos थीटा इक्वल टू 0/f। अब 0/f हो रहा है तो cos थीटा वैल्यू 0 हो गई, और cos थीटा की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो cos थीटा की वैल्यू टेबल से हम देखें तो cos 90 पे होती है। सो इस प्रकार से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाती है, 90 डिग्री मिल जाती है। यानी थीटा 90, यानी वही बात प्रूव हो गई कि थीटा 90 यानी ये फोर्स उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम। ये फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कहलाता है। और ये मेनली बात जो मैंने आपको बताई कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो है कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये छोटी सी एक मैथमेटिकल बात इसमें यहाँ एक्सप्लेन करने की होती है कि दोनों कंपोनेंट्स में से F cos थीटा। अब ऑब्वियसली एक ब्रेन में हमारा क्वेश्चन उठता है कि F sin थीटा के बारे में हमने क्यों डिस्कस नहीं किया। देखिए अब F sin थीटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यदि ये वर्किंग कर रहा है तो फ्लूइड जो है अपनी सरफेस से ऊपर उठ के बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली क्लियर है कि F sin थीटा वर्क नहीं कर रहा है। F cos थीटा क्यों वर्क नहीं कर रहा है मैंने आपको बता ही दिया है। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है कि फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम क्या है। सो स्टूडेंट्स अब आगे हम देखते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। एक्चुअली दोनों फोर्स के ट्रेंड में है, तो थोड़ा सा ध्यान दें थ्रस्ट क्या है। एक्चुअली अभी मैंने यहाँ बात बताई आपको कि किसी वेसल के अंदर हमने कहीं ना कहीं फ्लूइड को रख रखा है, तो पूरा फ्लूइड जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो यहाँ पे हम यदि डेफिनेशन को देखें, इन इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन सरफेस। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लूइड रखा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये एक वेसल है जिसमें हमने फ्लूइड को रखा है और वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये इन इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन सरफेस। अब ये जितना मैंने लिक्विड इसमें फिल किया हुआ है, ये इस सरफेस पर जो डाउनवर्ड सरफेस है या ये वर्टिकल जो वॉल सरफेस है, इस पर जितना फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, पूरे लिक्विड के द्वारा पूरे एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है हर डायरेक्शन में, वो हमारा थ्रस्ट कहलाता है। यानी थ्रस्ट एक प्रकार से कंप्लीटली फ्लूइड के द्वारा सरफेस पे अप्लाई किया जाने वाला फोर्स है, जबकि फ्लूइड इक्विलिब्रियम में हो। फ्लूइड यदि इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम मैंने पहले सेंटेंस में कहा, इन इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, टोटल फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट करेगा ऑन सरफेस के ऊपर इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसका वेक्टर क्वांटिटी में इसकी यूनिट्स होंगे। तो सीजीएस में इसकी यूनिट जो होती है डाइन होती है, और सीजीएस में डाइन होने के साथ, चूंकि हम सब देखते हैं कि सीजीएस में डाइन होने के साथ हम एसआई यूनिट को भी देखते हैं, तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी न्यूटन होगी, जो हम जानते हैं जनरली हम जिसको यूज़ करते हैं न्यूटन। तो सीजीएस में डाइन और न्यूटन, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। मतलब आपको बात समझ में आ गई। एक बात आप कंसेप्ट क्लियर कर लें कि किसी भी कंटेनर में आप पूरे फ्लूइड को देख रहे हैं तो वो अपने बॉटम पे या वॉल्स पे जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी का नाम थ्रस्ट होगा। तो थ्रस्ट इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम दूसरी बात करें प्रेशर की। प्रेशर भी एक थ्रस्ट का ही टाइप है, लेकिन क्या है, देखिए यहाँ पे यूनिट स्क्वायर एरिया की बात आने वाली है। अभी हमने पिछले वाले डेफिनेशन में कोई यूनिट स्क्वायर की बात नहीं की थी, तो हम यहाँ बात देख रहे हैं कि किस तरह से इन इक्विलिब्रियम टोटल सरफेस एक्सर्टेड। देखिए सेम टू सेम डेफिनेशन वहाँ से ली हुई है पूरी। इन इक्विलिब्रियम
टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन यूनिट एरिया। देखिए मैंने इसमें ग्रीन से आपको मतलब जो है हाईलाइट भी कर दिया ताकि आप उसके ऊपर माइंड कर सकें कि मैंने क्यों हाईलाइट किया है। यूनिट एरिया पे लगेगा यहाँ पे। तो बात याद रखने की कि यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स प्रेशर बन जाएगा। जो थर्स्ट है, जिसको हम थर्स्ट कह रहे थे, बस वो यूनिट एरिया पे लगने वाला है। ऑफ सरफेस इस कॉन्टेंट इज नोन एज प्रेशर। इसको प्रेशर को आप जानते हैं, प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेशर हमारा पी होता है और पी का फार्मूला होता है पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब यदि हम यूनिट डेफिनेशन से देखें, सो ए यदि यूनिट एरिया है तो ए इक्वल टू 1 होगा। ए इक्वल टू 1 रखते हैं हम तो फार्मूले में पी इक्वल टू एफ हो जाता है। और वही मैंने आपसे कहा कि वो इक्विलिब्रियम में फ्लूइड जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है यूनिट एरिया पे, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ये डिफाइन में एकदम क्लियर हो जाता है। इन इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन यूनिट एरिया बाय ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट नोन एज प्रेशर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। ये प्रेशर है। अब बात आती है प्रेशर के यूनिट्स की। जैसे मैंने अभी आपको थ्रस्ट की यूनिट बताई थी कि सीजीएस में डायल होती है और एसआई में न्यूटन होती है, तो प्रेशर में ये यूनिट हमारी एटीएम होती है। अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि एटीएम जो होता है वो एटीएम क्या, 1 एटीएम जो होता है 76 सेंटीमीटर या 760 mm के इक्वल होता है। यदि हम इसको एसआई यूनिट में बात करें तो ये एसआई यूनिट एटीएम नहीं है, इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। पास्कल यूनिट जो होती है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगी। पास्कल की वैल्यू यदि हम एटीएम में ढूंढेंगे तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होगा। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। मतलब पास्कल वैल्यू आपको यहाँ देखना है तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होगी 1 एटीएम के लिए। इसके अलावा इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एटीएम के अलावा और भी कोई यूनिट्स होती है जो प्रेशर को हम जिसमें एक्सप्लेन करते हैं, प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है बार। तो बार यूनिट में आप देखेंगे कि 1 बार जो होता है वो एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। और इस यूनिट को जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है ताकि मौसम की जानकारी के बारे में जो प्रेशर बनते हैं, जैसे चक्रवात वगैरह आते हैं, जो तूफान आते हैं, उसमें जो प्रेशर बनते हैं उसको बार में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तीसरी यूनिट भी होती है, इसको टॉर कहा जाता है। तो 1 टॉर की जो वैल्यू होती है वो 133.28 पास्कल के इक्वल होती है। और ये रेयरली यूज़ की जाने वाली यूनिट है। इसको सिर्फ मेडिकली फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है, उसको डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर के रूप में कन्वर्ट करके, और इस तरह से टॉर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने सारी जो है आपको यूनिट बता दी प्रेशर की। ये इस प्रकार से मुझे लगता है कि थर्स्ट और प्रेशर में अब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब मैंने मेंशन किया। और यदि आपको डिटेल देखना है तो आप बिल्कुल नोट्स को देख सकते हैं, उसमें सब 1 बाय 1 विथ रेड लेटर्स मैंने हाईलाइट करके आपको बताया हुआ है इसमें। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो वो देखें हम कि थ्रस्ट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस। थ्रस्ट एक टोटल फोर्स है फ्लूइड के द्वारा सरफेस पर लगने वाला। इसमें कोई हम पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर इज अ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे है तो वो प्रेशर है, और पर यूनिट एरिया पे नहीं है, टोटल सरफेस पे है तो वो थ्रस्ट है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर। ये इसलिए हमको रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी थ्रस्ट की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो न्यूटन होती है, जबकि प्रेशर की एसआई यूनिट जो होती है पास्कल होती है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज डेंसिटी। ये वर्ड भी क्लास 9th में हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए मैंने इस पेन को कहीं रख दिया तो ओवरऑल स्पेस में इसने जितनी जगह एक्वायर कर ली है ये इसकी डेंसिटी है। तो ये हम डेंसिटी को माने। लेकिन ये मैंने आपको समझा दिया कि जैसे मान लीजिए कि हम बैठे हैं, हम किसी एटमॉस्फेयर में या किसी भी जगह पर हैं, तो हमने जितनी जगह घेर ली है, एक्वायर कर ली, वो डेंसिटी हो गई। लेकिन डेफिनेशन फिजिक्स में इस तरीके से नहीं दी जा पाएगी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन हम क्या देंगे, देखें आप यहाँ पे, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास एंड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं ये भी कह सकता हूँ द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ये भी कह सकता है। लेकिन यदि मैं वॉल्यूम को 1 कर दूं तो वो मास हो गया,
और वही मेरी डेंसिटी बन गई। तो यूनिट वॉल्यूम इसलिए कहा मैंने कि मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, देखिए मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। वेरी सिंपल, इस डेंसिटी को हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी करते हैं, सिग्मा से भी करते हैं। यदि सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो जनरली डी से करते हैं, लिक्विड हो तो सिग्मा या रो से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को एम से और वी से। अब देखिए इसकी ऐसा यूनिट जो है आपको दिख पा रहा है कि ऐसा यूनिट जो है डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। वो कैसे हुई? देखिए मास के लिए हम केजी यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो इसकी टोटल यूनिट हो जाती है केजी मीटर क्यूब। अब बात आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी का ही रेशो है, लेकिन वाटर की डेंसिटी के साथ एट द डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्पेसिफिक है उसमें। तो ध्यान दीजिए रेशो ऑफ डेंसिटी, देखिए यार नीचे वाली जो डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ मार्क करते हुए, इससे हम यदि आंसर निकालना चाहें तो बहुत ईजी आंसर निकलता है। ये जो अपॉन का साइन लगा हुआ है इसको हम रेशो के रूप में यूज करेंगे। द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी पूछी जाएगी तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस फार्मूले से हम मेंशन कर लें, निकाल लें, और उसमें वाटर की डेंसिटी जो होती है फिक्स होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे डिवाइड कर दे तो हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल जाती है। इस प्रकार से हमने बेसिक कंसेप्ट आज पूरी तरह से क्लियर कर ली। अब ये आपने देख लिया कि डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है। इसमें मैंने आपको थ्रस्ट और प्रेशर का डिफरेंस भी बताया, साथ साथ में मैंने थ्रस्ट प्रेशर को डिफाइन किया, उसकी सारी यूनिट्स को डिफाइन किया, और इसके पहले मैंने फ्लूइड ऑफ इक्विलिब्रियम भी आपके सामने क्लियर किया। ये सब डेफिनेशन जो होती है, सब बेसिक पॉइंट यदि क्लियर हो जाए तो आगे के बड़े क्वेश्चन जिनमें डेरिवेशंस वगैरह हैं उसमें हमें कोई हर्डल्स नहीं आती है और हम इजीली स्कोर कर लेते हैं। यहाँ मैंने आपको फ्लूइड्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि फ्लूइड्स कहेंगे किसे, तो गैसेज और जो है लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स कहेंगे। और क्या डिफरेंस था ये बताया था मैंने, आइडियल फ्लूइड्स के बारे में बताया था मैंने आपके बारे में, उसके बारे में बताया था कि वीडियम एक वर्ड याद रखें, जो है वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास, वो यदि कांस्टेंट है तो आइडियल हो जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सारी कंसेप्ट हमने इस लेक्चर में पूरी कर ली। आई थिंक आपको ये बेहतर लगा होगा। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो लेक्चर 2 होगा उसमें मैं इसकी बाद की जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर करके आपको बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।